नमस्कार दोस्तों, अल्फा ऑफिसर्स अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आरईएस मेंस के लिए रिवीजन मॉड्यूल और उसमें हम मैनेजमेंट कवर कर रहे हैं। मैनेजमेंट के 6 लेक्चर्स तो हो गए। 2-3 लेक्चर्स कुछ छोटे-छोटे और बाकी हैं। उसमें आज के लेक्चर में हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या है, विवाद का प्रबंधन क्या है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में देखते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है? बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट है क्या 2 आइडियाज़ है ना, उसमें कुछ डिफरेंस है तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। और व्हेन 2 or more person or groups disagree or having opposing views with each other, it is called conflict. Conflict is difference between 2 or more आइडियाज। ठीक है, अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको कॉन्फ्लिक्ट की है, पर आपको थोड़ी सी ये डेफिनेशन फ्रेम करनी आनी चाहिए। फिर इसके कॉजेज या रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, विवाद के क्या कारण हो सकते हैं। एक तो इनकम्पैटिबिलिटी हो सकता है अमंग द पीपल अबाउट द गोल्स, डिफरेंस इन ओपिनियन हो सकता है, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स हो सकता है, ओवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ईच अदर हो सकता है। अच्छा, ये जनरलाइज टर्म में नहीं लेना है, अपने को ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सोचना है। ठीक है, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकता है, डिपेंडेंसी ऑन अदर्स फॉर द टास्क, अनक्लियर जुरिस्डिक्शन ऑफ एम्प्लॉय, इनएडिक्वेट एंड फॉल्टी कम्युनिकेशन एंड वैरायटी ऑफ पर्सनल क्वालिटीज। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट के क्या कारण हो सकते हैं। अब इनको एक एक को समझाया जा सकता है, वैसे तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है, पर सिंस ये रिवीजन लेक्चर्स हैं तो हम लोग डायरेक्टली देख रहे हैं इनको। फिर व्यूज हैं कुछ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। अब ये जो व्यूज हैं ये हम लोग वैसे लेबर लॉज जब पढ़ते हैं तो इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, पर अभी के लिए हम देखते हैं ट्रेडिशनल व्यू है, कुछ ह्यूमन रिलेशन व्यू है और मॉडर्न व्यू है। ट्रेडिशनल व्यू तो देखो कॉन्फ्लिक्ट को हार्मफुल मानता है, जबकि ह्यूमन रिलेशन व्यू क्या कहता है, कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल है और ये अनअवॉइडेबल है। और मॉडर्न व्यू क्या कहता है, कॉन्फ्लिक्ट इज पॉजिटिव फोर्स इन अ ग्रुप एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ ग्रुप टू परफॉर्म इफेक्टिवली। मतलब ये पॉजिटिव फोर्स क्रिएट करता है ग्रुप में और कॉन्फ्लिक्ट होना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये ग्रुप को इफेक्टिवली परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो ये 3 व्यूज हैं बेसिक, ये ध्यान में रखना। ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो ये तीनों लिख करके आने हैं, ट्रेडिशनल, ह्यूमन रिलेशन और मॉडर्न। फिर कॉन्फ्लिक्ट के कुछ टाइप्स हैं, देखो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है, डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है और इसके अलावा कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल है। तो इसमें फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट को देखो पॉजिटिव बताया गया है, डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट को नेगेटिव बताया गया है। एक-एक करके देखते हैं क्या है। वैसे आप इसको डिफरेंस के तौर पे भी देख सकते हो, हम लोग एक-एक करके इसको देख रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट देखो दैट सपोर्ट्स टू अचीव गोल्स ऑफ द ग्रुप एंड इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऐसी होती हैं जो गोल अचीव करने में मदद करती है, जैसा जो मॉडर्न व्यू कह रहा है वैसा, है ना? और ऐसी जो कॉन्फ्लिक्ट होंगी वो क्या होंगी, फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट होगी। इट इंक्रीजेस ग्रुप परफॉर्मेंस, इंप्रूव्स डिसीजन क्वालिटी, मोटिवेट्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, एनकरेज करता है ये इंटरेस्ट को, क्यूरियोसिटी को, और क्रिएट करता है एनवायरनमेंट फॉर सेल्फ इवैल्यूएशन एंड चेंज। ठीक है, ये कुछ ऐसी पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं। जबकि डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट जो नेगेटिव होती है नेचर में, वो कौन-कौन सी होती हैं? ये ग्रुप परफॉर्मेंस को हिंडर करती है, सेपरेशन ऑफ वर्कर्स होता है इसमें, रिड्यूस करती है ये ग्रुप इफेक्टिवनेस को। कम्युनिकेशन इसमें रिटार्डेड होता है, रिड्यूस करती है ग्रुप यूनिटी को, और समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट गोज अबव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है उससे भी बाहर कई बार कॉन्फ्लिक्ट चली जाती है, तो ये डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है। फिर और 3 टाइप्स जो हैं, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल। ये भी जैसे नाम है वैसा ही है कि कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट होगा तो व्हेन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट्स सच एन एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट देयर इज एन ओपन डिबेट ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मतलब जब आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट तो है, दो लोग हैं, 2 लोगों में कॉन्फ्लिक्ट तो है, पर ओपन डिबेट चल रही है, 4 लोग बैठे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ओपन डिबेट चल रही है। मतलब आप विवाद का सुलटारा कैसे कर रहे हो? डिबेट से कर रहे हो। तो दिस रिजल्ट्स इन इंप्रूव प्लान्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, इसमें सेल्फ इवैल्यूएशन होता है, ग्रुप इवैल्यूएशन होता है, बहुत सारी चीजें होती है। फिर डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट व्हेन मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वॉल्वड इन एक्टिविटीज अगेंस्ट ईच अदर। अब ये जो गंदगी है ये डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, जब एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं ग्रुप मेंबर्स या ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स, तो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है कॉन्फ्लिक्ट, एंड दीज एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली। फिर इन दिस केस इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मेंबर्स टू वर्क टुगेदर इन अ कोहेसिव मैनर, है ना? कोहेसिवनेस नहीं रहेगी तो फिर जो ग्रुप एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। फिर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, ये देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। द स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है कि उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट होती है वो अनअवॉइडेबल होती है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इज सच दैट ड्यू टू व्हिच द डेवलपमेंट लाइक ऑटोनॉमी, इनिशिएटिव एबिलिटी, क्रिएटिव टेंडेंसी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इज इनहिबिटेड, एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है वो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट है। फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स हैं, पर्सनल लाइफ में भी इनको यूज किया जा सकता है, पर हम लोग यहाँ पर मैनेजमेंट के तौर से देख रहे हैं। टू स्टैब्लिश प्रॉपर कम्युनिकेशन अमंग स्ट्रगलिंग पर्सनल, जो लोगों में कॉन्फ्लिक्ट है उसमें प्रॉपर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर दो। टू टेक कोऑपरेशन या हेल्प फ्रॉम एन आउटसाइडर टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट, है ना? बाहर से किसी को बुला लो जो आपको ऐसा लगता हो कि ये सॉल्व कर सकता है। टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज टू चेंज द वर्क प्लेस ऑफ द पर्सनल। अगर बहुत ही ज़्यादा विवाद है, तो मान लो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी 2 फैक्ट्रीज़ हैं, तो आप भाई ट्रांसफ़र कर दो इसका, एक जने का इधर ट्रांसफ़र कर दो, एक को यहीं रहने दो, ऐसा कुछ सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। फिर टू इंक्रीज़ और एक्सपेंड द रिसोर्सेज़, दैट इज़ टू मेक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज़, है ना? लैक ऑफ रिसोर्सेज़ भी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, तो आप रिसोर्सेज़ को बढ़ाओ और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करो। द मैनेजर शुड ट्राई एज़ मच एज़ पॉसिबल टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट।
प्रॉपर सेटलमेंट शुड बी मेड बिटवीन द मेंबर्स। जो सेटलमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंसी को इफेक्ट करेगा। पॉइंट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट शुड बी रेज्ड एंड पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस शुड बी सप्रेस्ड। जो भी कॉमन इंटरेस्ट के पॉइंट्स होंगे उनको तो हमें बढ़ाना चाहिए, और जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं उनको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बेसिक टेक्निक्स है। मन से लिख सकते हो, पर एक बार दिमाग में स्ट्रक्चर रखना। फिर देखो अगला टॉपिक आता है हमारा टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट है क्या? हम लोग सब जानते हैं टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारी बातें टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं, पर हमारे लिए खुद के लिए भी बड़ा मुश्किल है टाइम को मैनेज करना। तो आज हम देखते हैं टाइम मैनेजमेंट की वो चीज़ें जो रियल लाइफ में शायद थोड़ी काम आ सकती हैं। तो टाइम मैनेजमेंट है क्या? एक आर्ट है थ्रू व्हिच अ पर्सन मूव्स टुवर्ड्स मेकिंग गुड यूज़ ऑफ अवेलेबल टाइम। जो उसके पास अवेलेबल टाइम है उसका इस्तेमाल करना। जैसे आपको पता है कि सभी के पास 24 घंटे होते हैं, है ना? पर क्या एक इंसान बिलियनियर है और एक इंसान बीपीएल है? तो ये डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है? ये डिफरेंस हो रहा है टाइम मैनेजमेंट में, ठीक है? टाइम को यूटिलाइज़ करना। 24 घंटे एक इंसान के पास है, 24 घंटे आज आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके पास भी 24 घंटे हैं, और जो टॉपर होगा उसके पास भी, जो फेल होगा उसके पास भी 24 घंटे हैं। तो सभी के पास 24 घंटे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम है, वो बड़ी प्रॉब्लम है। इट इज़ अ लाइफ़स्टाइल दैट मोटिवेट्स अ पर्सन टू वर्क कंटीन्यूअसली फॉर अचीविंग हिज गोल्स। इट इज़ मेजर रिसोर्स टू मैक्सिमाइज़ द अवेलेबल टाइम, ठीक है? मेजर रिसोर्स है ये, इससे हम लोग जो अवेलेबल टाइम है, जो कि मैंने बताया 24 घंटे ही सबके पास है, उसको कैसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये हम लोग टाइम मैनेजमेंट से सीखते हैं। फिर डेफिनिशन में अगर इसकी बेसिक डेफिनिशन हम लोग बनाएँ, तो टाइम मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एक्सरसाइजिंग कॉन्शियस कंट्रोल, ठीक है? रिमेंबर द कीवर्ड्स कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ टाइम स्पेंड ऑन स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, स्पेशली टू इंक्रीज़ इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट कर ही क्यों रहे हैं? इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, और कॉन्शियस कंट्रोल होगा इसमें। जो भी आप टाइम स्पेंड कर रहे हो 24 आवर्स में, इफ यू स्पेंड 10 मिनट्स और 20 मिनट्स यूजिंग योर मोबाइल फोन, तो आपका कॉन्शियस कंट्रोल होना चाहिए कि आपको ये करना है कि नहीं करना है। फिर इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। तो ये 3-4 बातें हैं, इसमें से जो भी आप डेफिनिशन के तौर पे लिख कर आना चाहो, लिख सकते हो। अब प्रोसेस क्या है टाइम मैनेजमेंट का? तो आप वैसे जनरली मैं आपको बताऊँ कि जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसमें जब ट्रेनिंग होती है, तो उसमें इसके ऊपर बहुत फोकस किया जाता है। मैं आगे आपको बताऊँगा कि उसमें कैसे जो एक क्वाड्रेंट बनाया जाता है और वो क्वाड्रेंट को यूटिलाइज़ किया जाता है ऑन एवरी डे बेसिस, है ना? खास तौर पे एयर फोर्स में मैंने देखा है कि एयर फोर्स में ऐसा होता है। तो अभी देखो प्रोसेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट देखें, तो इसमें क्या है, ये प्रोसेस ऐसे चल रहा है ना? या फिर आप इसको इंडिविजुअली भी ले सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, गोल को सेट करना है, फिर आपको जो गोल सेट किया है उसको प्रायोरिटाइज़ करना है, फिर डिफाइन करनी है लिमिट्स, ऑर्गेनाइज़ करने हैं रिसोर्सेज़ जो-जो चाहिए, डेलीगेट करना है वर्क। अगर कोई ऐसा काम है जो कोई और कर सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है, तो डेलीगेट कर देना है, फिर रिड्यूस करना है सरप्लस टास्क और अवॉइड करना है क्या? स्ट्रेस को। तो ये प्रोसेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट है। इसके अलावा देखें तो कुछ इंपॉर्टेंस या ऑब्स्टेकल्स क्या-क्या हो सकते हैं। इंपॉर्टेंस में देखो तो टाइम कैन बी सेव्ड एंड यूटिलाइज्ड टू डू सम क्रिएटिव वर्क, है ना? आप क्रिएटिव वर्क कर सकते हो, आप फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप उस टाइम को सेव करके ये सारे काम कर सकते हो। रिड्यूस अननेसेसरी वर्क बर्डन और वर्कलोड और बर्डन, तो इसको रिड्यूस किया जा सकता है। जो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास काम तो होता है कम और काम की बात होती है ज़्यादा, तो उनमें जो प्रॉब्लम है वो किस चीज़ की प्रॉब्लम है? टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। फिर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क एट प्रॉपर टाइम गिव्स इफेक्टिव रिजल्ट्स। टाइम मैनेजमेंट से रिजल्ट्स इंप्रूव हो जाते हैं। हेल्प्स टू डिटरमाइन प्रायोरिटीज को डिटरमाइन कर सकते हैं। गेट मोर वर्क डन इन लेस टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाएगा अगर टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर हुआ तो। फिर ऑब्स्टिकल्स क्या हो सकते हैं? अनक्लियर ऑब्जेक्टिव्स, अनऑर्गेनाइज्ड वर्क, लैक ऑफ प्लानिंग, ट्राइंग टू डू ऑल बाय योरसेल्फ, है ना? एंड नो यूज ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन देखो इसमें इंपॉर्टेंट एक फैक्टर रोल प्ले कर रहा है। फिर पर्सनल और सोशल इंटरप्शंस, कुछ भी पर्सनल, सोशल, साइकोलॉजिकल ऐसे इंटरप्शंस भी ऑब्स्टेकल बन सकते हैं टाइम मैनेजमेंट में। अब देखो ये टाइम मैट्रिक्स साइकिल है ना? इसके बारे में बात करता है। इसको 4 क्वाड्रेंट मेथड भी बोलते हैं, और ये आइज़नहावर द्वारा दी गई है। मैंने यहाँ पर 2 इमेजेस बनाई हैं। एक तो ये मैंने इंटरनेट से ली है, और ये दोनों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये थोड़ी-सी सिम्प्लिफाइड इमेज है। ये हमने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा-सा इसको देखते हैं। तो इसमें जो जैसे मैंने आपको बताया कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ये 4 क्वाड्रेंट्स बनवाते हैं, और उसको बोलते हैं कि हर सुबह आपको उठते ही आपके जो प्रायोरिटीज़ हैं या आपके जो काम हैं उनको डिफाइन करना है इन 4 क्वाड्रेंट्स में, है ना? पहले एक पेज पे आपकी सारी काम लिख देने हैं, और उसके बाद में ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिफाइन करना है, और ऐसे जैसे 10-15 दिन, 1 महीने इंसान करता है, तो उसके बाद में उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है? अपन उन स्टोरीज़ के ऊपर ना जाते हुए ये क्वाड्रेंट्स हैं क्या-क्या, ये अपन देखते हैं। देखो इन क्वाड्रेंट को डिवाइड किया गया है काम के इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी के बेसिस पे। कुछ काम होंगे जो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट होंगे, कुछ काम होंगे इंपॉर्टेंट तो होंगे बट नॉट अर्जेंट, कुछ काम होंगे अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, कुछ काम होंगे ना तो इंपॉर्टेंट होंगे ना अर्जेंट होंगे। तो इन 4 तरीके के कामों को डिवाइड किया गया है इस तरीके से। अब इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम जो होंगे, उनको हमको सबसे पहले करना है ना? और अभी करना है, ठीक है? उनको हमको सबसे पहले और अभी करना है। जबकि जो इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट वर्क्स हैं, उनको हमको प्लान करना है, और एक शेड्यूल बना लेना है उसके लिए कि हम ये इस टाइम पर कर लेंगे। फिर अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट जो वर्क है, इनको हम डेलीगेट कर सकते हैं, इसको किसी और को बोला जा सकता है कि ये काम कर सकते हो। और नॉट इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट है, तो इसमें देखो इसको बिल्कुल ड्रॉप कर देना है। ये वाले में देखें तो हम लोग डू, प्लान, डेलीगेट एंड एलिमिनेट।
तो ये 4 चीज़ें करनी है। अब कौन-कौन से काम है इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में, जैसे कि कुछ क्राइसिस में फँसे हो, कुछ प्रोजेक्ट मीटिंग है, मनी ट्रांसफर करना है किसी को, या फिर प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन हो गया। अब इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट में क्या है, मीटिंग विद फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं है, बाइक सर्विसिंग हो गई, हेयर कटिंग हो गई, तो ये इनको अपन लोग अकॉर्डिंगली प्लान करके और शेड्यूल करेंगे। फिर अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, तो ये ग्रोसरीज लाना हो गया, फ्यू फ़ोन कॉल्स हो गए, या कुछ ऐसी मीटिंग्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर कुछ काम ऐसे हैं जो ना तो इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट है, जैसे सोशल मीडिया हो गया, मूवीज़ हो गए, गॉसिप्स हो गया और कुछ मैसेजेस हो गए। वैसे मैं पर्सनली तो मूवीज़ को इसमें नहीं डालता हूँ, पर इट्स ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम लोग देख लेते हैं। तो ये आइज़नहावर की टाइम मैट्रिक्स साइकिल है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहता है तो 5 नंबर में उसको ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहिए। ठीक है? तो ये टाइम मैट्रिक्स साइकिल है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग क्या होती है? किसी भी एम्प्लॉयी को आप या तो हायर करोगे, तो उसके बाद में ट्रेनिंग दोगे, या किसी एम्प्लॉयी है, उसमें उसने ट्रेनिंग कर ली है, उसके बाद में उसको हायर करोगे। तो ट्रेनिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ डेवलपिंग स्किल्स, नॉलेज, हैबिट एंड एटीट्यूड इन एम्प्लॉइज़ फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है? ये प्री ट्रेनिंग भी हो सकती है, प्री एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग भी हो सकती है, पोस्ट भी हो सकती है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके देखें तो प्रोसेस ऑफ गेटिंग स्किल और नॉलेज, इट डेवलप स्पेशल, ये डेवलप करता है क्या? स्पेशल क्वालिटीज। ये डेवलप करता है एटीट्यूड्स फॉर डूइंग पर्टिकुलर टास्क। इट ऑल्सो डेवलप्स वर्किंग एबिलिटी एंड स्किल्स। कुछ इसमें टाइप्स देखें तो फॉर्मल ट्रेनिंग हो सकती है और इनफॉर्मल हो सकती है। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल हम लोग हजारों बार बात कर चुके हैं, तो इसका जो एसेंस है वो शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो फॉर्मल ट्रेनिंग क्या है? द ट्रेनिंग व्हिच इज इम्पार्टेड थ्रू ड्यूली प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम एंड थ्रू ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर्स इन टाइमली मैनर, है ना? ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर्स होंगे और पहले से इसका जो करिकुलम होगा वो डिसाइडेड होगा, वो फॉर्मल ट्रेनिंग होगी। और इनफॉर्मल क्या होगी? इसमें लर्निंग बाय डूइंग अंडर द गाइडेंस ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव। जैसे मान लो कि आप अभी सिविल सर्विसेज में जाओगे, तो किसी को मान लो आरपीएस मिलता है या किसी को आरएएस मिलता है, तो आरपीएस को क्या होगा, जब आप डीएसपी पोस्ट पे लगते हो, तब आपको एक सीनियर आईएएस के साथ में असाइन कर दिया जाता है, तो वो सीनियर एग्जीक्यूटिव के साथ देख करके आप सीखते हो, तो वो इनफॉर्मल मेथड हो जाता है ट्रेनिंग का। और बाकी आप जैसे अगर पुलिस अकेडमी में जाओगे या ओटीएस में जाओगे, तो वो सब जो मेथड होंगे, वहाँ पर जो आपको ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाएगी, वो फॉर्मल मेथड ऑफ ट्रेनिंग है। फिर दूसरे देखें अपन मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग में, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो सकती है या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हो सकती है। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होगा? अंडर दिस मेथड एम्प्लॉइज आर ट्रेन्ड व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग देयर जॉब, है ना? जॉब कर रहे हैं, उसके साथ-साथ ही ट्रेनिंग भी चल रही है। इसमें एम्प्लॉइज करते लर्न बाय डूइंग। टाइप क्या हो सकता है? जैसे कि अप्रेंटिसशिप हो सकती है, जॉब रोटेशन हो सकता है, इंटर्नशिप और ओरिएंटेशन हो सकता है। अब अप्रेंटिसशिप में क्या होता है? ट्रेनिंग को एक ट्रेनी को अपॉइंट कर दिया जाता है, और जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जो वो ट्रेनी को अपॉइंट कर दिया जाता है और उसको कोई पैसे नहीं दिए जाते हैं, और वो वहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं या जो मैनेजर्स काम करते हैं उनके अंडर काम करता है। फिर जॉब रोटेशन है, तो जॉब रोटेशन की बात हो गई, तो आप मान लो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हो और आपको कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में डाल दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाल दिया, सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दिया, तो ये जॉब रोटेशन है। एम्प्लॉय शिफ्टेड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर फॉर सम टाइम। फिर इंटर्नशिप है, तो इंटर्नशिप देख लो, एम्प्लॉयज गेट चांस टू वर्क इन रियल कंडीशन। फिर ओरिएंटेशन है, व्हेन न्यू एम्प्लॉय जॉइन्स अ कंपनी। कोई भी, जैसे मैं आपको बताऊं, रिसेंटली मैंने देखा कहीं पर कि कोई कंपनी कोई ज्वाइन कर रहा था एक अच्छे शहर में, तो वहाँ पर वो कंपनी क्या करती है, पहले जिस दिन उनकी ज्वाइनिंग होती है, तो एक साथ 20-25 लोगों की ज्वाइनिंग थी, और वो कंपनी पहले दिन सिर्फ सिटी टूर कराती है। तो ये एक तरीके का ओरिएंटेशन है। तो व्हेन न्यू एम्प्लॉयी जॉइन्स अ कंपनी, बेसिक इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू हिम टू सेटल हिम डाउन एंड सोशलाइज। तो इसलिए ये सिटी टूर जैसे ऑर्गेनाइज कराना, ये ओरिएंटेशन मेथड है। ओरिएंटेशन अगर किसी ने कोई सीए है या फिर उसकी प्रिपरेशन की है, तो उसमें भी जो इंटरमीडिएट होता है उसके बाद में ओरिएंटेशन होता है। फिर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की बात करें, तो दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग रेफर्स टू ट्रेन द एम्प्लॉय बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम देयर वर्क प्लेस। इसमें कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि कॉन्फ्रेंसेस होती है, जैसे कि वेस्टिब्यूल होता है और केस स्टडी होता है। अब कॉन्फ्रेंस तो आपको पता ही है, अलग अलग बड़ी बड़ी एमएनसीज होती है, बड़े बड़े होटल्स में। अगर मैं आपको बताऊं तो आई वाज इन बॉम्बे फॉर सम टाइम, और मैं वहाँ पर, एक होटल है ताजमहल होटल, तो मैं वहाँ पर गया और मैंने वहाँ पर देखा एसबीआई के जो लोग हैं वहाँ पर उनकी कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो आई वाज शॉक्ड कि एसबीआई अगर बैंक जा करके देखो तो उनकी इतनी बुरी हालत है, और उनकी जो कॉन्फ्रेंस चल रही है वो ताज होटल मुंबई में चल रही है। तो कॉन्फ्रेंस ऐसी जो हाईली स्ट्रक्चर्ड वे टू कन्वे मैसेजेस एंड टेक्निक्स, ठीक है? तो ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का एक पार्ट है। फिर वेस्टिब्यूल है, तो एम्प्लॉइज आर ट्रेन्ड इन डमी एंड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, है ना? ठीक है? इसको देखो, वेस्टिब्यूल जो है इसको सिमुलेशन भी बोलते हैं ना। सिमुलेशन मतलब एक ऐसा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है, जैसे मान लो कोई फाइटर जेट चलाता है ना? तो अब उसको डायरेक्ट उसको सिखाने के लिए डायरेक्ट फाइटर जेट नहीं पकड़ा देंगे। गाड़ी तो गाड़ी सिखाने वाला है, वो सिखा देगा, पर फाइटर जेट्स डायरेक्ट नहीं पकड़ा सकते, तो उनको सिमुलेशन में वो प्रैक्टिस करवाते हैं। तो ये वेस्टिब्यूल मेथड है। फिर केस स्टडी है, तो इट हेल्प्स ट्रेनीज टू टेक डिसीजन अंडर रियल वर्क कंडीशन। मतलब उसको कोई पुराना कोई ऐसा केस हुआ है, उसकी स्टडी करके उसमें प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। फिर इसके बाद में और कुछ अदर टाइप्स भी हो सकती है ट्रेनिंग की, जैसे प्री एंट्री ट्रेनिंग या पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग है। प्री एंट्री में देखो, एक डॉक्टर है, उसको पहले एमबीबीएस करना है ना? एक जो टीचर है उसको पहले बैचलर्स ऑफ एजुकेशन करना है, बीएड करनी है।
तो ये प्री एंट्री ट्रेनिंग है। और पोस्ट एंट्री क्या है, जो आप लोग करोगे सिलेक्शन के बाद में आप अकेडमी में जाओगे तो वो पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग हो जाएगी। तो प्री एंट्री ट्रेनिंग में ट्रेनिंग विच इज नेसेसरी बिफोर एनी जॉब और सर्विस, जैसे बीएड फॉर टीचर्स, एमबीबीएस फॉर डॉक्टर्स। पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग में क्या है, आफ्टर द सिलेक्शन ट्रेनिंग इज गिवन टू द कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू हिज पोस्ट और जॉब। जैसे जो सिविल सर्विसेज में जाएगा, आईएएस होगा तो उसकी ट्रेनिंग अलग होगी, आईपीएस की अलग होगी, आरएएस होगा, आरपीएस होगा, उनकी अलग अलग ट्रेनिंग होगी। फिर इंपॉर्टेंस या नीड्स और यूटिलिटी क्या हो सकती है ट्रेनिंग की, मॉडिफाई करता है ये एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉयज, इंट्रोड्यूस करता है ये प्रॉब्लम्स ताकि कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना एम्प्लॉय जो है वो सीख सके, प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज मोरल एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉयज और अडेप्टेबिलिटी फॉर चेंज। तो ये बेसिक बेसिक इसके इंपॉर्टेंस है या यूटिलिटी कह सकते हो। फिर लास्ट में हमारा देखो एक टॉपिक है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब एम्प्लॉय डेवलपमेंट जो है वो प्रोसेस थोड़ा थोड़ा है ट्रेनिंग जैसे ही, पर इसमें ट्रेनिंग नहीं डायरेक्टली की जाती है, इसमें एम्प्लॉय का जो डेवलपमेंट है वो किया जाता है, विच इज अ ब्रॉडर टर्म। तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट मीन्स टू इंप्रूव द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द मैनेजर्स, टू इंप्रूव देयर ओवरऑल इफेक्टिवनेस एंड प्रिपेयर देम टू टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन फ्यूचर। जैसे कि आपको ये ज्यादातर देखो, ये जो एम्प्लॉय डेवलपमेंट वाला काम होगा ये ज्यादातर हायर या मिडिल लेवल अथॉरिटी के लिए होगा, क्योंकि जो लोअर लेवल अथॉरिटी है पहले तो उसको ट्रेनिंग एक्सेसिवली अच्छे से ट्रेनिंग इंपार्ट करेंगे, उसके बाद में वो उस सिचुएशन पे पहुंचेगा कि एम्प्लॉय डेवलपमेंट जैसे कंसेप्ट को अप्लाई किया जा सके। तो ये देखो इसकी नीड क्या है एम्प्लॉय डेवलपमेंट की, टू इनेबल द पर्सनल टू बियर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसको ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आज जो मैनेजर है कल को वो सीईओ बनेगा, तो क्या वो सीईओ डायरेक्टली बन सकता है क्या, उसका एम्प्लॉय डेवलपमेंट होगा, उसके बाद में वो उसकी कैपेबिलिटी ऐसी होगी कि वो सीईओ बन सके। टू प्रिपेयर द वे फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज, उसका यही प्रमोशन वाली बात होगी, जो असिस्टेंट मैनेजर है वो मैनेजर बनेगा, मैनेजर से और प्रमोट होगा, तो ये प्रमोशन होगा तो उसके लिए एम्प्लॉय डेवलपमेंट जरूरी है। फिर टू क्रिएट इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग पावर इन द मैनेजर एंड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी इसमें देखो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। ट्रेनिंग तो देखो टेक्निकल स्किल्स की होती है, और जो डेवलपमेंट है वो ह्यूमन डेवलपमेंट है, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, जबकि ट्रेनिंग जो है वो शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ट्रेनिंग का स्कोप कंपैरेटिवली नैरो है और जो डेवलपमेंट है उसका स्कोप वाइड है। फिर ट्रेनिंग फोकस करती है प्रेजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, जबकि डेवलपमेंट फोकस करता है ऑन प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स बोथ। तो ये एम्प्लॉय डेवलपमेंट के बारे में था। एम्प्लॉय डेवलपमेंट में एक चीज आती है अप्रेजल सिस्टम। अब अप्रेजल सिस्टम आपको याद हो तो हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था, तो इसको थोड़ा सा हमने ज्यादा डिटेल में तो नहीं देखा था क्योंकि वहां पर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको एसीआर और 360 डिग्री इवैल्यूएशन के बारे में मैंने एक बार बात की थी। तो एसीआर क्या है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। 360 डिग्री असेसमेंट क्या है, पूरा जो होलिस्टिक असेसमेंट आपका किया जाएगा जब आप ऑन जॉब होते हो, तो उसको 360 डिग्री असेसमेंट बोलेंगे। तो अब ये एसीआर और 360 डिग्री की बात क्या है, ये देखो अप्रेजल सिस्टम्स है, या फिर इनको परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम भी बोलते हैं। तो इट इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस, स्किल्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयज। कि आपको ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में काम करोगे, तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान आपका असेसमेंट करेगी, तभी तो उसको पता लगेगा कि जो काम दिया गया है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है सही से। तो ये जो इवैल्यूएशन है ये किस सिस्टम द्वारा किया जाता है, ये अप्रेजल सिस्टम द्वारा किया जाता है। तो इट इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्रोवाइडिंग फीडबैक, असेसिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया विद द एम ऑफ एनहांसिंग इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। इसमें कुछ प्री डिटरमाइंड क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे आपको पता होगा हमने बिहेवियर में देखा था 16 पीएफक्यू। तो 16 पीएफक्यू है, या फिर ऐसे कोई मेथड्स हैं जिसमें प्राइमरी जो क्वेश्चनियर्स हैं वो प्रिपेयर्ड है। तो सिमिलरली इसमें भी कुछ मेथड्स हैं जो हमने प्री डिटरमाइन कर रखा है, अगर उस पर टिक लगाएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जा सकता है। ठीक है, यस नो जैसे टिक्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम है, पीएआर इसको शॉर्ट में बोलते हैं, है ना, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू, और पीएस भी बोल सकते हो। ठीक है, इट इज कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस गोल्स एक्सपेक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन जो आपसे एक्सपेक्ट कर रही है वो, और आपका असल में एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, द परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। तो इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन ऑन दिस बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये किया ही क्यों जा रहा है, ताकि आपको सैलरी हाइक दी जा सके, ताकि आपको प्रमोशन दिया जा सके, ताकि आपकी जो सर्विस कंडीशन है उसमें चेंजेस किए जा सके। तो सैलरी हाइक कैसे देंगे, आपकी एसीआर अच्छी होगी तो आपको सैलरी हाइक मिलेगी, आपका 360 डिग्री जो असेसमेंट होगा, इवैल्यूएशन होगा वो अच्छा होगा तो आपको प्रमोशन मिलेगा। इस वजह से ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम है इसको यूज किया जाता है। फिर इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं इस सिस्टम के, तो आप देख लेना, ये जजमेंट एरर्स हो सकते हैं, लीनियंसी इफेक्ट, हेलो इफेक्ट, रेटर इफेक्ट और स्टीरियोटाइपिंग। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट तो हैं, जैसे जजमेंट एरर्स क्या हो सकता है, मिस्टेक, हायर अथॉरिटी कुछ मिस्टेक कर दे अप्रेजल में, जो एसीआर भरी उसने या उसमें। तो लीनियंसी इफेक्ट क्या हो सकता है, कुछ मैनेजर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा लीनियंट हो जाते हैं और सभी लोगों को एक जैसा ही वो दे देते हैं, अप्रेजल दे देते हैं। फिर हेलो इफेक्ट है, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट इंप्रेशन पे कोई आपको जज करे तो ये हेलो इफेक्ट में आता है। फिर रेटर इफेक्ट है, इंक्लूड्स बायसनेस एंड फेवरेटिज्म, जो किसी हायर अथॉरिटी का कोई, तो मान लो आप कलेक्टर हो, कलेक्टर के नीचे बहुत सारे एसडीओ हैं, अब कलेक्टर अगर आपकी या एडीएम आपकी एसीआर भरेगा तो कोई तो उसका जो फेवरेट सा एसडीओ होगा उसकी अच्छी भरेगा, और कोई बेकार उसको लगता होगा तो उसकी बेकार भर देगा। तो ये रेटर इफेक्ट है। फिर स्टीरियोटाइपिंग है, तो ये जजमेंट बाय प्री डिटरमाइंड माइंडसेट है ना, प्री कंसीव्ड नोशन इसको जनरली बोलते हैं। तो ये बेसिक चैलेंजेस है किसके, परफॉर्मेंस अप्रेजल या अप्रेजल सिस्टम के।
तो ये थोड़ी ज़्यादा ही गंदगी हो गई। तो आज हमने ये कवर किया, थोड़े 2-3 टॉपिक्स थे। अब लास्ट में 2 टॉपिक्स एंटरप्रेन्योरशिप और एक टॉपिक मेरे हिसाब से और है जो मैनेजमेंट का ही टॉपिक है ना? हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट, एजुकेशन मैनेजमेंट वगैरह के टॉपिक हैं, तो वो हम लोग देख लेंगे। 1-2 लेक्चर्स की बात और है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।